क्वेश्चन आवर में आज जो एक बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के मौके पर क्या यह साबित करने जा रही है कि इस देश में अगर कोई विकल्प के तौर पर यूपीए का सामने आ सकता है तो वो एनडीए और उसके अगुवाई करती हुई भारतीय जनता पार्टी होगी। ऐसा ही प्रतीत होता दिखाई दे रहा है और ये सारी बातें जिसमें कि नरेंद्र मोदी सबसे आगे बढ़ते हुए किरदार दिखाई दे रहे हैं, इन बातों को आज सर्व मंच पर सामने रखा बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि आज गुजरात में राजनाथ सिंह किस तरह से नरेंद्र मोदी को बीजेपी के तथाकथित तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सामने रखते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह। कलेजे पर चोट पहुंचती है मेरे बहनों भाइयों उस समय, जबकि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को यह कहा जाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को कहा जाता है मौत का सौदागर। लेकिन बधाई देना चाहता हूं गुजरात की जनता को कि बहनों भाइयों, मौत का सौदागर कहने वालों को दो टूक जवाब देने का काम किया है तो आप सबने किया है। मैं आप सबका भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। अब मौत का सौदागर का यह आरोप लगाने वाले लोग खामियाजा भुगत चुके हैं, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कहते हैं यमराज हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, लेकिन मैं बताना चाहता हूं यह कहने वालों को, मौत का सौदागर कहा था तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। आपने इस बार यमराज कहा है, हम कुछ नहीं कहना चाहते। हिंदुस्तान की जनता आपको इसका सबक सिखा देगी। 2014 के चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा। मेरे कांग्रेस के मित्रों, आपके लिए यह देश मधुमती का छाता हो सकता है, हमारे लिए यह देश हमारी मां है। तो आपने देखा किस तरह से राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों कांग्रेस पर सीधा प्रहार कर रहे थे। राजनाथ सिंह अगर सोनिया गांधी पर प्रहार कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने इशारों में ही सही, लेकिन राहुल गांधी के मधुमक्खी के छत्ते के बयान पर अपनी टिप्पणी दे डाली। लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक और नया शगुफा शुरू हुआ और यह था प्रधानमंत्री पद के लिए कौन हो सकता है उम्मीदवार। तो इसी पर हम एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहे हैं। बीपीएल यानी कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के लिए लीग पर कौन कौन लोग आगे खड़े हैं। सबसे आगे नरेंद्र मोदी खड़े दिखाई दे रहे हैं। संघ का समर्थन इन्हें हासिल है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, विकास के मॉडल पर सामने रख रहे हैं, तो ये एक छवि भी इनकी बनती दिख रही है। कट्टर हिंदुत्व की छवि एक तरफ और दूसरी तरफ विकास का वो मॉडल जो गुजरात में है, जिसे पूरे देश में लागू करने का दावा नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे अग्रणी इस पूरे मामले में दिखाई देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी बात आज विजय गोयल ने सुबह की, लेकिन दोपहर होते होते वापस लेना पड़ा उन्हें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लंबा इनका तजर्बा भी रहा है, लेकिन अभी भी लाल कृष्ण आडवाणी कहीं ना कहीं अपने दिल में यह सपना सजोए बैठे हैं। तीसरे उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो हालांकि इस रेस में कहीं भी अभी स्थापित होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर मौका मिले तो कौन चूकना चाहेगा। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पारी अध्यक्ष के तौर पर कर रहे हैं और ऐसे में राजनाथ सिंह पार्टी में बेदाग छवि के एक प्रतिनिधित्व करते व्यक्ति भी हैं और अगर जरूरत पड़े तो शायद इन्हें आगे रखा भी जा सकता है। दो और नाम है जो आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे और वो हैं सुषमा स्वराज। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, छवि साफ सुथरी है, लेकिन जाहिर सी बात है जनाधार की कमी है और इस वजह से शायद अपने आप को बहुत आगे प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। संघ का समर्थन भी इन्हें हासिल है। उसके बाद अरुण जेटली, लोग इन्हें बैकग्राउंड ब्रीफिंग के लिए ज्यादा जानते हैं, लेकिन अरुण जेटली वो मास्टरमाइंड हैं जो चुनाव की रणनीति बनाने और चुनाव जितवाने में माहिर हैं। इस पूरे प्रकरण में ये भी इस रेस में शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे किरदार हैं जो प्रधानमंत्री की इस रेस में शामिल जरूर हैं, लेकिन इसमें अगर कोई एक नाम सार्वजनिक तौर पर सामने आता हुआ अब दिखाई भी दे रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। इसलिए हम इसे कह रहे हैं बीपीएल यानी कि बीजेपी पीएम लीग। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज दिन की शुरुआत जब हुई उस वक्त विजय गोयल ने क्या कर डाला, कैसे लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सामने आया।
पार्टी तो अटल जी और आडवाणी जी ने, दो शख्सों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। जाकर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में विजय गोयल ने वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफों में कसीदे क्या पढ़े, बवाल मच गया। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया में गोयल के इस बयान के मायने निकाले जाने लगे। बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार माने जा रहे नरेंद्र मोदी अचानक ही आडवाणी से रेस में पीछे छूट गए, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए गोयल ने यू टर्न ले लिया। दो 2014 में आडवाणी जी के नेतृत्व, इसका मतलब है सामूहिक नेतृत्व के अंदर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और क्योंकि आडवाणी जी सबसे सीनियर हैं, तो उनका नाम स्वाभाविक ही है कि उनके मार्गदर्शन में, उसके नेतृत्व के अंदर चुनाव होंगे। विजय गोयल ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि पीएम पद का उम्मीदवार तय करने वाला मैं कौन होता हूं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग में इसका फैसला होगा। हमारी पार्टी में कई अच्छे नेता हैं और सही समय पर इसका फैसला हो जाएगा। बीजेपी जब तक डैमेज कंट्रोल करती, कांग्रेस ने मसला लपक लिया और बीजेपी पर हमला बोल दिया। विजय गोयल कह रहे हैं आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, बाकी 7-8 कैंडिडेट ऑलरेडी अपना धक्का लगा रहे हैं। तो इतना धक्कम पेल रेलम पेल मची हुई है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि प्राइम मिनिस्टर का पद न होगा कि क्या होगा। इससे समझ में आता कि जब इनकी पार्टी में किसी बात पे एकता नहीं है तो देश को शासन क्या देंगे? ये तो दिन भर लड़ाइयां होती रहेंगी। बीजेपी के 33वें स्थापना दिवस के इस मौके पर पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद थे। मंच पर खुद आडवाणी समेत पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी थे, लेकिन विजय गोयल के बयान पर दोनों ने चुप्पी साध ली। इधर मोदी गुजरात का कर्ज अदा करने और अब देश का कर्ज चुकाने की बात कर रहे हैं। साफ है, पीएम उम्मीदवारी पर आडवाणी की चुप्पी और मोदी के दावे दोनों ही पार्टी की सेहत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। विजय गोयल ने भले ही अपने बयान से पलटी मार दी हो, लेकिन बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर गोयल के बेबाक बोल ने बीजेपी के भीतर की उलझन को सतह पर ला दिया है। मतलब साफ है, 2014 में नेतृत्व को लेकर बीजेपी के भीतर उहापोह अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे धड़े हैं जो क्या अपनी बात रखते जा रहे हैं, लेकिन विजय गोयल को अपनी बात को वापस लेना पड़ा शाम होते होते। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद को लेकर जो एक उहापोह की स्थिति दिखाई दे रही थी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो आगे भविष्य की रणनीति है, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कंवर वहीद नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, विजय गोयल ने शिगुफा छोड़ तो दिया, लेकिन दोपहर होते होते शाम होते होते वापस लेना पड़ा और राजनाथ सिंह को सामने आकर कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर अगर कोई उम्मीदवार दिखता है तो नरेंद्र मोदी हैं। ये क्या उथल पुथल चल रही है बीजेपी में? बीजेपी में काफी दिनों से ये चल रहा है कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। नरेंद्र मोदी एक अच्छा खासा दबाव बनाए हुए हैं। आरएसएस का एक तबका, एक बहुत बड़ा धड़ा नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है। बहुत से हिंदूवादी संगठन है जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में खास तौर से जो आडवाणी के समर्थक हैं, आडवाणी का जो कैंप है जिसमें सुषमा स्वराज भी गिनी जाती हैं, अनंत कुमार भी हैं और भी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते जी। और इस कारण से लोग एक दूसरा वैकल्पिक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो है नरेंद्र मोदी को पीछे ढकेला जा सके और शायद सुषमा स्वराज या शायद किसी और नाम को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज का विजय गोयल का प्रयास भी इसी तरह का एक प्रयास था, लेकिन मेरे ख्याल से वो पंक्चर हो गया। बिल्कुल। तो जो कहते हैं कि वो एक सुर्रा छोड़ देना और देखना कि कहीं इस पे कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, किस तरीके से चीजों को लिया जाता है, क्या आप इसे उस तरीके से देखेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से ये मैं तो ये मान नहीं सकता कि नहीं ये स्लिप ऑफ टंग है, अचानक से गोयल जी जैसे नेता की जबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया। ये तो वाटर टेस्टिंग था कि ठीक है जरा टेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन शाम होते होते अहमदाबाद में राजनाथ सिंह ने इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी। बिल्कुल, तो राजनाथ सिंह ने हवा जरूर निकाल दी और अगर ये नहीं होता तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी दरअसल सबसे अग्रणी है इस पूरे मामले में।
लेकिन जब चर्चा होती है तो जैसे ही एक पक्ष नरेंद्र मोदी का नाम सामने रखता है, दूसरा पक्ष आडवाणी का नाम धीरे से आगे रख देता है। अब अगर इन दोनों नेताओं के कद को देखा जाए तो शायद कोई मेल नहीं है, क्योंकि एक गुरु और एक शिष्य के तौर पर सामने दिखाई दे सकता है। फिर भी इन दोनों नेताओं में कितना दम है, कौन कहां खड़ा है, आइए पहले ही देख लेते हैं। देश का अगला पीएम कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इस गहमागहमी में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सभी लगे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी तीसरी पारी को लेकर हां और ना में पार्टी समेत आम लोगों को उलझाए हुए हैं। राहुल गांधी और मनमोहन में अगला पीएम कौन का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि बीजेपी में दरार दिखने लगी है। राजनाथ सिंह के बागडोर संभालने के बाद बीजेपी में पीएम पद की दावेदारी को लेकर अनिश्चितता का माहौल काफी हद तक दूर हुआ है, लेकिन अब भी पार्टी चुनावी मोड में पूरी तरह से नहीं आ पाई है। पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी में इस पद के लिए कई दावेदार हैं। इसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि मोदी के आगे आने पर पार्टी को फायदा होगा या नुकसान। पार्टी के एक धड़े को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो वो उसके ही खिलाफ चला जाए। मुस्लिम और लिबरल हिंदू वोट कहीं पूरी तरह से छिटक कर विरोधी खेमे का रुख न कर लें। इस बात का भी डर है कि कहीं गुजरात दंगों की वजह से नए सहयोगी साथ आने से मना न कर दें और कहीं नीतीश कुमार भी एनडीए से बाहर न चले जाएं। यानी पार्टी का वोट और सीट दोनों बढ़ने के बावजूद नए सहयोगी दलों ने साथ आने से इनकार कर दिया तो फायदा कांग्रेस को ही होगा। इन सवालों के बीच मोदी रोज अपनी दावेदारी मजबूत करते जा रहे हैं। मोदी देश का कर्ज उतारने को बेताब नजर आ रहे हैं। भारत मां के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके एक टीचर भी भारत मां का कर्ज चुकाता है। एक डॉक्टर किसी बालक की जिंदगी बचा करके भारत मां का कर्ज उतारता है। और इसलिए ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब भारत मां के कर्ज को कैसे पूरा करें और भारत मां खुद आशीर्वाद दें। बीजेपी में भी हर ओर से नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित किए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन आरएसएस के प्रचारक गोविंदाचार्य का मानना है कि मोदी के मुकाबले लाल कृष्ण आडवाणी ज्यादा अनुभवी हैं और उन्हें मोदी की जगह 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के पीएम पद का दावेदार बनाया जाना चाहिए। अगर मेरी चले या मैं बताऊं, मैं कहूंगा कि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी, शरद यादव, डॉक्टर स्वामी, सुषमा जी, इन लोगों को मंत्री हो जाना चाहिए। नरेंद्र जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। भैया शहर सिखावे कोतवाली तो सीखे का। गोविंदाचार्य मोदी को अनुभवहीन बताते हुए पीएम पद के लिए उनकी दावेदारी को खारिज कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हाल के सर्वे से ही ये बात सामने आई है। एक सर्वे के मुताबिक मोदी को 48% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया, जबकि महज 7% लोगों की पसंद मनमोहन सिंह है। सर्वे में कोई दूसरा नेता मोदी के आसपास भी नहीं दिखता। सर्वे मोदी के पक्ष में है, लेकिन कभी बीजेपी के पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी भी अचानक से पीएम पद की रेस में मोदी के बराबर आ खड़े हुए हैं। आडवाणी का तजुर्बा, भारतीय राजनीति की समझ और गठबंधन में स्वीकारे जाने की संभावना उनके दावे को और मजबूत करती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी में गुरु आडवाणी अपने चेले मोदी को मात देते हैं या फिर चेला गुरु को सियासी पटखनी देने में सफल होता है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जाहिर सी बात है, गुरु और शिष्य के बीच में ये प्रतिस्पर्धा बनी जरूर हुई है, लेकिन क्या वाकई में ये वस्तुस्थिति पर आधारित है? नकवी साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो दो धड़े हैं, जो प्रोजेक्शंस होता है, जैसे ही मोदी का नाम आता है आडवाणी जी का नाम भी सामने साथ साथ आ जाता है, लेकिन क्या वाकई में ये रेस है या वन साइडेड है? नहीं, रेस नहीं है। आप देखें मोदी को गुजरात में देखिए कि मोदी ने गुजरात में बीजेपी का सारा अस्तित्व खत्म कर दिया। वहां बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ पर जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है तथाकथित, उसको ये लगता है कि मोदी अगर दिल्ली आ जाएंगे तो यहाँ पे भी यही हाल होगी, क्योंकि सिर्फ मोदी ही मोदी रहेंगे और बाकी सारे लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
तो ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आडवाणी कैंप है या जो बाकी भी बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता जो समझते हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे वो नरेंद्र मोदी की आंधी से अपने आप को बचा सकें। ऐसे में राजनाथ सिंह को अचानक क्या हुआ? ये वही राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने 6 साल पहले कार्यकारिणी से और पार्लियामेंट्री बोर्ड से नरेंद्र मोदी को बाहर निकाला था। 6 साल बाद आज मजबूरी में इन्हें वापस लेना ही नहीं पड़ा। अब वो हर मंच पर ये कहते दिखाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता शायद आज बीजेपी में कोई नहीं है। आप देखें कि राजनाथ सिंह जब पार्टी अध्यक्ष पद से हटे थे उसके बाद से पार्टी में उनका भविष्य क्या था? कोई उनकी भूमिका नहीं थी, कुछ उनके पास था नहीं। तो उन्हें भी लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो वट वृक्ष है उसकी छाया के नीचे वो पनप सकते हैं अगर कोई भविष्य राजनाथ सिंह